नगर लिए चलते हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। 2 बार अगर पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, 2 बार मोदी जी पूर्ण बहुमत से प्रधानमंत्री बने हैं, तो केवल और केवल उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ की जनता के आशीर्वाद से बने हैं। मित्रों, आशीर्वाद से। और 300 सीटों के साथ योगी जी उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने का काम करते हैं, यहां से गुंडा राज नाबूद करते हैं, करोड़ों दीन दुखियों के घर में मोदी जी की भेजे हुए घर, शौचालय, बिजली, अनाज, स्वास्थ्य की सुविधाएं और गैस की बोतल अगर पहुंची है तो केवल और केवल आपके आशीर्वाद के कारण पहुंची है। वो आपका ही आशीर्वाद था जिन्होंने करोड़ों दीन दुखियों के घर में आज उजाला पहुंचाया है, धुआं निकाला है, स्वास्थ्य को पहुंचाया है और 2 साल से 15 करोड़ लोगों को 2 बार मुफ्त अनाज देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, देश भर के लोग ये राह देखते थे कि कब अयोध्या के अंदर प्रभु श्री राम का मंदिर बने। ये अखिलेश यादव जैसे लोग, समाजवादी पार्टी के लोग, जिन्होंने कार सेवकों पर डंडे बरसाए, गोलियां बरसाई, कार सेवकों के मृतदेह को सरयू में बहा दिया, वो पूछते थे, ताना लगाते थे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। अखिलेश बाबू, दम है तो रोक लो, रोक लो। मोदी जी ने 5 अगस्त 2020 को वहां पर भूमि पूजन कर मंदिर का शिलान्यास करने का काम समाप्त कर दिया है। और मैं आपको बताना आया हूं, कुछ ही महीनों में सपा, बसपा, कांग्रेस, बुआ बबुआ, जिसको जो करना है वो कर ले, कुछ ही महीनों में आसमान को छूने वाला भव्य राम मंदिर वही जगह पर बनेगा जहां प्रभु राम का जन्म हुआ था। अखिलेश बाबू, आप हमें सवाल पूछते हो, आपके निजाम में क्या था, आपके शासन में क्या था? मित्रों, निजाम का स्पेलिंग होता है NIZAM। एन से नसीमुद्दीन थे, आई से इमरान मसूद थे, ZM से आजम खान थे और M से मुख्तार अंसारी थे। आपने क्या दिया था? ये 5 बाहुबली देने के अलावे समाजवादी पार्टी ने कुछ नहीं दिया था। मित्रों, मुझे बताओ, ये 30-32 जो मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, अरे ले लो ना भैया, पहुंचा दो लेकर, क्या करते हो? ले लो, दे दो पुलिस साहब को, चलो। ये 30-32 मेडिकल कॉलेज बनाए थे, ये सपा बसपा सपा के शासन में बने थे क्या? जोर से बोलो, बने थे क्या? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना था क्या? एम्स बना था क्या? गोरखपुर में बना था क्या? मित्रों, गोरखपुर के अंदर एम्स बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया, अयोध्या में श्री राम हवाई अड्डा बनाया, प्रधानमंत्री जी ने लगभग 341 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस वे बनाया, पिपराइच, गोरखपुर, मुंडरेवा बस्ती में 27 मेगावाट के जनरेशन प्लांट लगाए। मित्रों, अब बिजली आती है या नहीं आती है? बताओ भैया, आती है या नहीं आती है? माताएं बहनें सुरक्षित है या नहीं है? आपकी पहले जमीन
ये माफिया हड़प कर जाते थे या नहीं कर जाते थे? उत्तर प्रदेश को माफियाओं से मुक्त कराने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया है। मोदी जी ने गोरखपुर में खाद का कारखाना लगाया, बायोफ्यूल प्लांट लगाया, और अभी कुछ ही दिन पहले काशी में औरंगजेब के समय से जो बाबा विश्वनाथ का दरबार सूना पड़ा था, वो बाबा विश्वनाथ का दरबार, उसका पुनरुद्धार करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। अरे भाई, हर हर ऐसे महादेव नहीं बोलते हैं, बोलो नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। मित्रों, औरंगजेब के जमाने से जो लोग दर्शन करने जाते थे, मन मसोकर वापिस आते, निश्वास डालकर वापिस आते। और आज 600 साल के बाद मेरा आप सबसे निवेदन है, बाबा के दरबार में चले जाइएगा, मन खुश हो जाएगा। मां गंगा से लोटी भरकर बाबा पर अभिषेक कर कर पुण्य कमा कर आप पाइए। ये काम क्या समाजवादी पार्टी कर सकती है? क्या जोर से बोलिए, कर सकती है? विंध्यवासिनी के मंदिर का पुनरुद्धार कर सकती है क्या? मोदी जी ने वाराणसी से हल्दिया तक 1500 किलोमीटर राष्ट्रीय जलमार्ग बनाया। गोरखपुर में मेट्रो का डीपीआर हो गया है। इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए गोरखपुर कैंट कप्तानगंज वाल्मीकि नगर का विद्युतीकरण किया है। इसके अलावे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत खोती पीतल के उत्पाद को स्थान देकर इस जनपद के हजारों कर्मचारियों को, हजारों कारीगरों को रोजगारी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी। मित्रों, पहले जब इनकी सरकार थी, बुआ बबुआ की सरकारें चलती थी, किसान को कभी भी शांति नहीं मिली थी। ये अपना पूर्वांचल चीनी का कटोरा कहा जाता था। मोदी जी ने, योगी जी ने पिपराइच और मुंडरेवा में 5000 टीसीडी क्षमता की नई चीनी मिलें डाली। प्रदेश में 20 चीनी मिलों का आधुनिकीकरण किया। गन्ना का रेट बढ़ाया गया। रॉ शुगर पर एक्साइज ड्यूटी डालकर यहां गन्ना शुगर का रेट बढ़े, इस प्रकार की व्यवस्था की। 1.48 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया गया और खांडसरी इकाइयों को निःशुल्क लाइसेंस दिया गया। 86 लाख किसानों के ऋण माफ कर दिए गए। मित्रों, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये पूर्वांचल के बच्चे, सैकड़ों बच्चे गरीबों के दिमागी बुखार से मर जाते थे या नहीं मर जाते थे? स्वच्छता, शुद्ध पीने का पानी और इसके साथ साथ यहां पर दिमागी बुखार के ट्रीटमेंट के सेंटरों की स्थापना की, पीडियाट्रिक वार्ड बनाए, आईसीयू बनाए। आज 95% मृत्यु कम हो गए हैं। मित्रों, ढेर सारा काम वाराणसी में पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर, काशी में होमी भाभा कैंसर सेंटर, गोरखपुर में एम्स, सिद्धार्थनगर में एक हुआ ऐसा, पूरे प्रदेश में 31 मेडिकल कॉलेज। सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन कहीं हुआ है तो उत्तर प्रदेश में हुआ है। 1,80,000 नए बेड बनाए गए, 541 ऑक्सीजन प्लांट डाले गए और बच्चों के लिए निःशुल्क किट देने का काम किया गया। मित्रों, ढेर सारा विकास का काम मोदी जी के नेतृत्व में आया है। एक बार और आप आशीर्वाद दे दीजिए, हम उत्तर प्रदेश को नंबर 1 राज्य बनाएंगे। मित्रों, नंबर 1 राज्य बनाएंगे।
मित्रों, आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। पहले सपा बसपा कांग्रेस की सरकारें थी। ये पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुस कर आ जाते थे, हमारे जवानों को मार कर चले जाते थे और उनके माथे पर जू नहीं रेंगती थी। कश्मीर में, उरी में और पुलवामा में हमला हुआ। ये पाकिस्तानी आतंकवादी भूल गए कि सरकार बदल गई है। कांग्रेस की सरकार नहीं है, भाजपा की सरकार है। मौनी बाबा मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है। 10 ही दिन के अंदर, हमले के 10 ही दिन में एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम। मित्रों, मोदी जी ने देश को समृद्ध किया है, देश को शिक्षित किया है, देश को सुरक्षित किया है और देश की संस्कृति को दुनिया भर में बढ़ाने का प्रयास किया है। मित्रों, आप मुझे बताओ, आने वाले चुनाव में हर बार की तरह 3 बार जिताया है आपने, 3 बार, चौथी बार जिताकर चौका लगाओगे क्या? जोर से बोलो, लगाओगे क्या? कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? 300 पार करोगे क्या? योगी जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाओगे क्या? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे क्या? अपने पूर्वांचल को सबसे विकसित प्रदेश बनाओगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रभु श्री राम का जयकारा प्रचंड आवाज से लगाइए। मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। इतनी देर होने के बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में आप उपस्थित है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, नमस्कार। तो सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त किया। संत कबीर नगर में अमित शाह यहां पर संबोधित कर रहे थे। वो कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार ने बंद पड़ी चीनी मिलों को शुरू किया। बुआ और बबुआ की सरकार में किसान पूरी तरह से बेहाल था और किसानों के लिए सरकार ने यहां पर कई फैसले लिए। काशी का उन्होंने जिक्र किया, जहां पर भव्य कॉरिडोर बन रहा है। 10 बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश को नंबर 1 प्रदेश बनाएंगे, यूपी को माफिया से मुक्त किया, ये बात उन्होंने कही। बुआ बबुआ की सरकार में किसान बेहाल थे, राम भक्तों पर गोलियां चलाई गई थीं। अयोध्या में अब भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। और अब आपको सीधे रायबरेली लेकर चलते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधन करें। इन योजनाओं का लाभ प्राप्त करेगा। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से यह जनपद अत्यंत महत्वपूर्ण है और उसकी शुरुआत तो स्वामी प्रसाद जी ने कर दी थी। स्वामी प्रसाद जी के बाद यहां पर पिछली बार श्री दिनेश प्रताप सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार किया था, भारतीय जनता पार्टी के साथ आए थे और एमएलसी चुनाव के ठीक पहले श्री उमेश द्विवेदी जी ने भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके विकास की इस लड़ाई में सहभागी बनने की वचनबद्धता दोहराई थी। आप सबने उन्हें समर्थन दिया। मैं इसके लिए आप सभी मतदाताओं को हृदय से
बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, यहां पर रायबरेली सदर से विधायक श्रीमती अदिति सिंह जी ने भी भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार किया और आज इस ऐतिहासिक जनसभा में वे स्वयं भी भागीदार बनी हैं। स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और आज वे इस जनसभा में स्वयं मौजूद हैं। इसके साथ ही हरिचंदपुर से विधायक श्री राकेश प्रताप सिंह, आज उनकी औपचारिक घोषणा भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से हो रही है, क्योंकि हमारे प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री दयाशंकर सिंह जी इसी दृष्टि से आए हैं, लेकिन इनके आने के पहले ही राकेश प्रताप सिंह भाषण दे करके अपनी घोषणा स्वयं ही कर चुके हैं। लेकिन मैं इन सभी का हृदय से स्वागत करता हूं और मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के इस बृहद परिवार से जुड़ करके कांग्रेस को रायबरेली से भी पूरी तरह उखाड़ने में और देश को जिस स्वच्छ और पारदर्शी सरकार की आवश्यकता यह देश महसूस कर रहा था और मोदी जी ने उस सरकार दी, उस सरकार के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके रायबरेली के समग्र विकास में, उत्तर प्रदेश के समग्र विकास में ये सभी जनप्रतिनिधि सहभागी बनेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, मैं वास्तव में ये समझ नहीं पा रहा था कि रायबरेली, यहां पे राणा बेनीमाधव जिन्हें कभी भी विदेशी हुकूमत की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, वे इसके खिलाफ लड़ते रहे। वीरा काशी के शौर्य और पराक्रम को कोई नहीं भुला सकता, लेकिन उस सब के बावजूद ऐसी कौन सी परिस्थिति आई कि हम लोग कांग्रेस जैसे मरे हुए सांप को गले में डाल करके और उसको ढोने के लिए मजबूर हुए थे। कोई आवश्यकता नहीं थी, ये जानते हुए कि कांग्रेस देश की समस्या है, जनता से जुड़े हुए मुद्दों को नहीं उठाती है। कांग्रेस ने सदैव देश के हितों के साथ कुठाराघात किया है। देश के अंदर आतंकवाद की जड़, देश के अंदर अराजकता की जड़, देश के अंदर उग्रवाद की जड़, देश के अंदर भ्रष्टाचार की जड़, देश के अंदर जातीय दंगे और देश के अंदर भाषाई दंगे कराने का दोषी कोई है तो वह कांग्रेस ही है। और रायबरेली एक तरफ मां गंगा की पूजा होती है, यहां पर अनेक ऋषि मुनियों ने अपनी तप और साधना से इस धरती को पवित्र किया, और दूसरी तरफ यही का समर्थन लेकर के जब ये लोग सरकार बनाते थे तो कहते थे राम और कृष्ण तो हुए ही नहीं है। जो भारत की धरती पर जन्म न लिया हो वह व्यक्ति अगर एक बार कहे तो स्वीकार्य हो सकता है, लेकिन जो भारत की धरती पर जन्म लेकर के भारत की जनता पर शासन करने का दम भरता हो, अगर वह व्यक्ति कहता है कि राम और कृष्ण नहीं हुए हैं तो देश की जनता को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। लेकिन ये अन्याय, ये आस्था के साथ खिलवाड़ होता रहा, ये लगातार होता रहा। याद करिए 2005 में जब राम सेतु को तोड़ने की साजिश रची थी कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने जो शपथ पत्र दिया था उस शपथ पत्र में कहा था कि राम और कृष्ण तो मिथक हैं,
एक काल्पनिक हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। हमारे प्रभु के अस्तित्व को नकारने वाले लोग इस देश में कैसे शासन कर सकते हैं? राम और कृष्ण के अस्तित्व को न स्वीकार करने वाले लोग आखिर किस मुंह से रायबरेली के लोगों से जन समर्थन मांगने के लिए आते थे? लेकिन मैं आपका अभिनंदन करूंगा कि आज आपके द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि एक एक करके कांग्रेस के इस कलंक से मुक्त होकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते गए और आज ये लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के मजबूती के साथ आगे बढ़कर के रायबरेली के समग्र विकास में अपना योगदान देंगे। भाइयों बहनों, जन विश्वास यात्रा इन उपलब्धियों को लेकर के आपके बीच आई है। ये जन विश्वास यात्रा 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश और 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश आपके पास है। आपने 4 दिन 5 दिन पहले देखा होगा कुछ घटनाएं घटित हुई थी उत्तर प्रदेश में। भाइयों बहनों, एक घटना अचानक नहीं हुई है, कारण थे। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना में मात्र 18,000 लोगों के लिए मकान स्वीकृत हुए थे, आवंटित नहीं हुए थे। किसी का मकान, एक भी मकान नहीं बना था। और 2017 से अब तक हम प्रदेश में 43 लाख गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध करवा चुके हैं। ये 43 लाख गरीबों को एक एक आवास आज जो प्राप्त हुआ है, 2,61,00,000 लोगों को जो शौचालय प्राप्त हुए हैं। भाइयों बहनों, पैसा पहले भी था, लेकिन पहले वो पैसा कैसे सत्ताधारी दल के नेताओं की जेब में और उनकी तिजोरियों को भरने में लगाया जाता था। आज जब जेसीबी से उनकी दीवारों को तोड़ करके पैसा निकाला जा रहा है, आप देख रहे होंगे नोटों की ढेर निकल रही है, नोटों की गड्डियां निकल रही हैं और लोग सफाई दे जा रहे हैं। समाजवादी इत्र का नारा देने वाले प्रदेश में किस प्रकार का बदबू, भ्रष्टाचार का बदबू फैलाते थे, ये दृश्य भी उत्तर प्रदेश वासियों ने देखा है। और भाइयों बहनों, एक बात और समझ में आई होगी, आप सबने देखा होगा कि 2016 में जब मोदी जी ने नोटबंदी की घोषणा की थी, तब समाजवादी पार्टी इसका विरोध क्यों कर रही थी। अब तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि इनके घरों में नोट की गड्डी भरी हुई थी। देश के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए जो पैसा लगा था, जो लगना था, उस पैसे को वहां न लगा करके इन लोगों ने अपने घरों को भरने के लिए लगाया था। और वही पैसा आज जब निकाला जा रहा है तो उनको बुरा लग रहा है। भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी रही हो या कांग्रेस या फिर बहुजन समाज पार्टी, भ्रष्टाचार इनके जीन्स का हिस्सा बन गया है। भ्रष्टाचार के बगैर इनका काम ही नहीं चलता। विकास इनकी कोई सोच नहीं। याद करिए 2017 के पहले किसानों की स्थिति क्या थी, युवाओं की स्थिति क्या थी, प्रदेश के अंदर महिलाओं की स्थिति क्या थी, कैसे भेदभाव होता था, कैसे गुंडा राज की स्थिति थी, कैसे पर्व और त्योहार आते थे और पर्व और त्योहार आते ही प्रदेश में दंगे शुरू हो जाते थे। मैं पूछना चाहता हूं, 2017 के पहले जो दंगाई प्रदेश के अंदर पर्व और त्योहार के पहले दंगा करते थे, क्या आज उनमें दुस्साहस है कि वे दंगा कर पाएंगे? आज उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर दंगा करेगा तो उसे मालूम है कि 7-7 पीढ़ी दंगा की भरपाई करते करते थक जाएगी, लेकिन दंगा की भरपाई नहीं कर पाएगी, पीढ़ी गुजर जाएगी। और इसीलिए उत्तर प्रदेश आज दंगा मुक्त प्रदेश हुआ। प्रदेश में दंगे नहीं तो पर्व और
त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होने वाले पर्व और त्योहारों के साथ ही भाइयों बहनों, आज प्रदेश में निवेश हो रहा है, रोजगार का सृजन हो रहा है, विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश भी अब देश और दुनिया के सभी निवेशकों के सामने इस विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है कि उत्तर प्रदेश अब नंबर 1 का प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है देश के अंदर। ये जन विश्वास यात्रा उसी नंबर 1 का प्रदेश बनाने के लिए आप सभी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आज आपके बीच यहां पर आई है।